से रिलेटेड मॉडल्स हम लोग पढ़ रहे हैं और लास्ट टाइम हमने कैश मैनेजमेंट का मॉडल पढ़ा, बाउमोल मॉडल। ठीक है, बाउमोल मॉडल या जिसको हम इन्वेंट्री मॉडल ऑफ कैश मैनेजमेंट भी बोलते हैं, इसको हमने स्टडी किया और देखा कि किस तरह से ये कैश की होल्डिंग कॉस्ट और ट्रांजैक्शन कॉस्ट में एक तरह का सामंजस्य बैठाने की कोशिश करता है कि जहां इन दोनों कॉस्ट का टोटल मिनिमाइज हो जाए, ठीक है, वहीं पर हमें जो है उतनी ही अमाउंट के बराबर की जो सिक्योरिटीज है वो एक बार कैश के रूप में कन्वर्ट करनी चाहिए। ठीक है, तो आज हम दूसरा मॉडल पढ़ने जा रहे हैं, बड़ा इंपॉर्टेंट मॉडल है, इंटरेस्टिंग भी है, दैट इज कॉल्ड मिलर और मॉडल। अब बाउमोल मॉडल की एजम्पशंस ये है कि जो कैश फ्लोज है उसको हम फोरकास्ट कर सकते हैं, ठीक है, और जो काफी हद तक सर्टेनिटी के साथ हम उसे फोरकास्ट कर सकते हैं। इसकी कुछ एक हमने एजम्पशन लास्ट टाइम बताई भी थी। पहली बात कि फिक्स्ड ट्रांजैक्शन कॉस्ट होती है कि मान लो एक बार सिक्योरिटीज को कैश में कन्वर्ट करना है तो आपको 500 रुपए की फीस देनी है कमीशन के रूप में, ब्रोकरेज के रूप में। तो चाहे आप 10,000 रुपए की सिक्योरिटीज बेचो, चाहे 1 लाख की, 500 रुपए ही रहेगी एंड इट विल नॉट डिपेंड ऑन द अमाउंट ऑफ द सिक्योरिटी यू विल कन्वर्टिंग इनटू कैश, तो उस पर डिपेंड नहीं करती। दूसरी कि कैश की रिक्वायरमेंट्स थ्रू आउट द ईयर लगभग बराबर रहती है, इवन, ठीक है, इवन रिक्वायरमेंट ऑफ कैश थ्रू आउट द ईयर, साल भर लगभग कैश की जरूरत लगभग बराबर रहती है। ठीक है, जबकि ऐसा होता नहीं है, प्रैक्टिकली हमने बताया भी था, सीजन टाइम में और ऑफ सीजन टाइम में फर्क होता है। एक और इसमें अजम्पशन होती है कि वी कैन फोरकास्ट द कैश फ्लोज। ठीक है, या हम ये कह सकते हैं जो सर्टेनिटी इन कैश फ्लोज, सर्टेनिटी इन कैश फ्लोज, कि जो कैश आएगा, जो कैश जाएगा, कितना आएगा कितना जाएगा, उसका हम बजट बड़ी आसानी से बना सकते हैं, उसको हम फोरकास्ट कर सकते हैं, उसको हम पूर्वानुमान लगा सकते हैं कि लगभग कितना कैश हमें मिलने वाला है। इसीलिए तो हम बोल देते थे कि प्रोजेक्टेड कैश रिक्वायरमेंट, सबसे पहले हम टी निकालते थे ना कि अपनी जो कैश रिक्वायरमेंट कितनी है। कल जो हमने एग्जांपल लिया था, जैसे उसमें हमने कहा था कि 30 लाख रुपीस हमारे इस क्वार्टर की रिक्वायरमेंट्स है, टोटल कैश रिक्वायरमेंट्स इस क्वार्टर के लिए 30 लाख रुपए। तो हम इसका अनुमान लगा सकते हैं कि मेरी रिक्वायरमेंट कितनी है, 30 लाख रुपए। जहां हम ये एस्टिमेट कर सकें कि मेरी एनुअल की या बजट की कैश रिक्वायरमेंट कितनी है, उसका लगभग कुछ हद तक एक्यूरेसी के साथ हम अंदाजा लगा सकें। देखो बिल्कुल एक्यूरेट तो कोई नहीं बता सकता, यहाँ पर भी हो सकता है एक्चुअल रिक्वायरमेंट 25 लाख की रहे या 35 लाख की भी हो जाए, लेकिन फिर भी अगर हम काफी हद तक उसको फोरकास्ट कर सके तो आप बाउमोल मॉडल लागू कर सकते हो। लेकिन अगर आप इस कैश रिक्वायरमेंट को फोरकास्ट ना कर सके, जिसके काफी ज्यादा चांसेस हैं कि आप के लिए ये अंदाजा लगाना कई बार मुश्किल हो जाता है कि कैश रिक्वायरमेंट्स कितनी होगी, क्योंकि जो आपके बजटेड एक्सपेंसेस है वो तो पता चल जाएंगे, लेकिन गैर बजटेड जो खर्चे हैं उनके बारे में अंदाजा लगाना काफी मुश्किल हो जाता है और वहां पर फिर आपका बाउमोल मॉडल फेल हो जाता है। अब इस तरह की सिचुएशन में काम देता है आपका मिलर और मॉडल। बड़ा सिंपल सा कंसेप्ट है इसका। ठीक है, ये किस बेस पर काम करता है पहले मैं आपको बताता हूँ कि काम कैसे करता है, फिर थोड़ा सा और इसके बारे में समझेंगे। तो इसमें हम क्या करते हैं, हम लिमिट्स तैयार करते हैं कैश की। ठीक है, इस तरह से समझिए इसको ग्राफिकल रूप में, इससे ज्यादा अच्छा समझ में आएगा। YOX, यहां डेज, टाइम, ठीक है, डेज या टाइम जनरली डेज के रूप में बनाया जाता है, और यहां हो गया कैश बैलेंस। अब ध्यान से समझना, ये ऑप्टिमम कैश बैलेंस है। ठीक है, इसे हम रिटर्न पॉइंट भी बोलते हैं, रिटर्न पॉइंट। ठीक है, जिसे जनरली हम डिनोट करते हैं जेड से, सी से भी आप लिखना चाहें सी से डिनोट कर ले। अगर आपको ऑप्टिमम कैश बैलेंस को सी से डिनोट करना है सी से कर लीजिए। यहाँ हम इसको
ऑप्टिमम कैश बैलेंस भी बोल सकते हैं, मैं लिख देता हूं, ऑप्टिमम कैश लेवल या बैलेंस, ठीक है, या हमने इसको बोला रिटर्न पॉइंट। अब ये रिटर्न पॉइंट क्यों बोलते हैं अभी बताता हूं। ये होती है इसकी हाईएस्ट लिमिट या अपर लिमिट। अपर लिमिट, ठीक है, अपर लिमिट को डिनोट करेंगे या तो U से या H से, ठीक है, और H जो है जनरली 3Z, ठीक है, इसका 3 गुना लिया जाता है। बाकी इसका कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, फिक्स रूल नहीं है, डिपेंड्स ऑन द रिक्वायरमेंट ऑफ बिजनेस अगेन, ठीक है, बिजनेस की रिक्वायरमेंट्स पर डिपेंड करेगा। इसी तरह से एक इसमें ये लोअर लिमिट बना ली जाती है, ठीक है, लोअर लिमिट ऑफ कैश, ठीक है, इसको हम डिनोट करते हैं L से, ठीक। अब थोड़ी देर के लिए समझने के लिए मैं कुछ इमेजिनरी फिगर लिख लेता हूं। मान लीजिए बिजनेस में हमने कहा कि 10,000 रुपए तो वे मेरी लोअर लिमिट है, कि मिनिमम 10,000 रुपए का कैश तो मुझे रखना ही रखना है। मान लीजिए रिटर्न पॉइंट आपका आ रहा है, मान लें 25,000, ऐसे ही लिखा है मैंने मन से, बाकी कैलकुलेट करने का फॉर्मूला उस पर बाद में बात करेंगे। अपर लिमिट इसकी 3 गुना अक्सर ली जाती है, कोई हार्ड एंड फास्ट रूल इसका है नहीं, मैंने आपको बताया। तो अपर लिमिट मान लो 75,000। अब होगा क्या, आज ये जो टाइम है, ठीक है, जहां बजट अपना शुरू होता है, बजट पीरियड यहां से शुरू होता है, यहां आज मैं इतना कैश लेकर चलूंगा अपने बिजनेस में। मेरे पास कैश इन हैंड कितना है, 25,000। अब भाई डेली कैश की ट्रांजेक्शन होगी, बिजनेस में ट्रांजेक्शन होगी, कभी कैश आएगा जाएगा, तो कैश इस तरह से बढ़ेगा या घटेगा, बढ़ भी सकता है, घट भी सकता है, नीचे भी जा सकता है। पहले जरा अगर हम ऊपर वाली सिचुएशन में बात कर रहे हैं, तो कैश डेली थोड़ा बहुत आ रहा है, जुड़ता चला जा रहा है, ठीक है, तो आप अभी कोई ट्रांजेक्शन नहीं करेंगे, कोई ट्रांजेक्शन आपको नहीं करनी है, ठीक है, और कैश ये धीरे धीरे आपके पास जुड़ता जा रहा है, 25,000 से 30,000 हुआ, 40,000 हुआ, 45,000 हुआ, और बढ़ते बढ़ते ये मान लो पहुंच गया यहाँ 75,000 पर पहुंच गया। कितने दिन बाद पहुंच गया, सपोज मान लो 10वें दिन, 20वें दिन पहुंच गया, 20-30 डेज, जितना भी पीरियड आपको लेना हो, ठीक है, इससे कोई समस्या नहीं कि कब पहुंचा। बस हमने अब डेज को देखना ही नहीं है, हमने तो सीधा देखना कि 25,000 लेकर चले थे, जब तक 75,000 ना हो जाए तब तक कुछ नहीं करना, और जैसे ही 75,000 हो जाएगा तो हम क्या करेंगे, सॉरी, अगर जैसे ही 75,000 ये हो जाएगा तो हम रिटर्न पॉइंट है हमारा ये, यहाँ वापस आ जाएंगे। अब यहाँ वापस कैसे आएंगे, यहाँ हमारे पास आज 75,000 रुपए का कैश बैलेंस हो गया, तो 75,000 में से अब हमें इस कैश बैलेंस को कितना करना है, हमें 25,000 करना है, यानी कि 50,000 रुपए का क्या करेंगे, इन्वेस्टमेंट कर देंगे, इन्वेस्टमेंट इन सिक्योरिटीज, सिक्योरिटीज में हम इसको इन्वेस्ट कर देंगे, ताकि दोबारा से हमारे पास कितना कैश हो जाए, 25,000। बिल्कुल सिंपल सा कंसेप्ट जो आपके सबके समझ में आ रहा होगा, ठीक है। ऐसे ही जब ये फिर बढ़ने लगेगा तो फिर ऐसे ही होगा। अब एक बार जरा मैं पहले नीचे की तरफ का और दिखा दूं, ठीक है, अगर मान लो गिरावट आती है इसमें, ठीक है, इस रूप में अगर मान लीजिए इसमें गिरावट आ रही है, नीचे की तरफ डाउन हो रहा है, ठीक है, ये गिरावट की सिचुएशन यहाँ पहुंचा है, यहाँ पहुंच गया, यहाँ कितना पहुंच गया, 10,000 रुपये पहुंच गया, तो अब अगेन रिटर्न पॉइंट यहाँ आ जाएगा भाई, ठीक है, यानी कि 25,000 माइनस 10,000, यानी कि 15,000 रुपये। 15,000 रुपये अब आपको कैश का बंदोबस्त करना है, जैसे ही 10,000 पर पहुंचेगा आपको 15,000 रुपये कैश अरेंज करना है। क्या करोगे, सेल ऑफ सिक्योरिटी, 15,000 रुपये की सिक्योरिटी बेच दोगे ताकि आपके पास कैश आ जाए और फिर से 25,000 हो जाए, और ये ऐसे ही चलता रहेगा। अच्छा, ये जरूर नहीं कि एक बार बढ़ेगा एक बार घटेगा, तो मैंने आपको समझाने के लिए बताया, अदरवाइज ये तो यूं भी चल सकता है कि ऐसे बढ़ रहा है, फिर घटा यहीं से, फिर यहीं से फिर बढ़ गया, फिर घट गया, फिर डाउन चला गया, फिर ऐसे ऊपर बढ़ता चला गया। जैसे भी हो, जब जब ये इसको टच करे ना, तब आपको एक्शन लेना है।
ये आपका ट्रिगर पॉइंट हो जाएगा, एक्शन पॉइंट। अगर ये यहाँ पहुंच गया 10,000 पर तो क्या करना है, आपको सिक्योरिटीज बेचनी है, और अगर ये अपर लिमिट को टच करता है तो सिक्योरिटी खरीदनी है और वापस यहीं पर आ जाना है जो आपका ऑप्टिमम बैलेंस था। इसको इसीलिए रिटर्न पॉइंट बोलते हैं, ऑप्टिमम कैश लेवल को। ठीक है, तो इसीलिए इसको ऑप्टिमम कैश लेवल बोला जाता है। अब इससे फायदा क्या होता है, इससे हम बार बार ट्रांजेक्शन करने से बच जाते हैं। अब हमने अपनी ट्रांजेक्शन को लिमिट कर दिया, यानी कि एक रेंज होगी, 25,000 रुपये लेकर चला हूँ, ठीक है। अब 10,000 तक कम होने तक और 75,000 रुपये तक अगर बढ़ती है तो इन बिटवीन हमें कोई ट्रांजेक्शन नहीं करनी, ताकि हम ट्रांजेक्शन कॉस्ट से बच जाए। इस रेंज में कैश कम ज़्यादा होता रहने दो, हमें कुछ नहीं करना, कोई एक्शन नहीं लेना। लेकिन अगर ये यहाँ टच होता है तो हम सिक्योरिटी खरीदेंगे ताकि कैश कम हो जाए, और यहाँ टच होता है तो सिक्योरिटी बेच देंगे ताकि कैश मेरे पास फिर से आ जाए। ठीक है, तो इस पर आधारित है ये मिलर और मॉडल। तो अब यहाँ सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि मुझे पहले से अपना बजट ये देखने की जरूरत नहीं कि मेरी टोटल कैश रिक्वायरमेंट्स कितनी होगी। ठीक है, अब ये रिटर्न पॉइंट्स कैसे निकाला जाता है, रिटर्न पॉइंट या ऑप्टिमम कैश लेवल कैसे निकाला जाता है, जेड से इसको हम डिनोट करते हैं। ठीक है, और ये होता है क्यूब रूट ऑफ टू, टू नहीं सॉरी 3, क्यूब रूट ऑफ 3b वेरिएंस डिवाइडेड बाई 4i, मतलब समझ लीजिए इसका। ठीक है, क्यूब रूट का मतलब तो समझ रहे हो ना, घनमूल जिसको बोलते हैं हिंदी में। ठीक है, यानी कि आप ऐसे भी कह सकते हैं 3b वेरिएंस डिवाइड बाई 4i की पावर 1/3। ठीक है, अब यहाँ b क्या है, b का मतलब है यहाँ ट्रांजेक्शन कॉस्ट। अब आप देखो हमें t की जरूरत नहीं है, टोटल कैश रिक्वायरमेंट कितनी है उसकी हमें जरूरत नहीं पड़ी, b है अपनी ट्रांजेक्शन कॉस्ट कि एक बार की ट्रांजेक्शन में कितनी कॉस्ट लगती है। और यहाँ पर भी वही एजम्पशन है बाउमोल वाली कि ये कॉस्ट फिक्स रहेगी। ठीक है, फिक्स्ड रहेगी। अच्छा, ये क्या है वेरिएंस, वेरिएंस किस चीज का, वेरिएंस अभी मैंने आपको स्टैंडर्ड डेविएशन का एग्जांपल दिया था ना थोड़ी देर पहले, तो स्टैंडर्ड डेविएशन का जो स्क्वायर होता है उसको वेरिएंस बोलते हैं। दिस इज कॉल्ड वेरिएंस, वेरिएंस ऑफ कैश फ्लोज। कैसे निकालते हैं कि भाई मैंने देखा कि भाई मेरे पिछले साल कैश कितना आता है, जनवरी में 25,000 रुपये आता है, फरवरी में 15,000 रुपये आता है, मार्च में 10,000 रुपये आता है या जाता है। ठीक है, ये मैंने कैश फ्लोज लिया। अब इन सब की मैं एवरेज ले लूँ, ठीक है, इन सब का मीन निकाल लेता हूँ, फिर मैं उस, ये तो हो गया एक्स, फिर मैं एक्स में से उस मीन को घटा दूँ। ठीक है, आपने किया होगा, समझा होगा। फिर उस मीन का मैं, उस डेविएशन का मैं स्क्वायर कर देता हूँ। ठीक है, और फिर यहाँ इसका टोटल कर देता हूँ, सिग्मा एक्स माइनस एक्स बार का स्क्वायर। ठीक है, और स्टैंडर्ड डेविएशन कितना निकलेगा, सिग्मा एक्स माइनस एक्स बार का स्क्वायर को मैं n से डिवाइड कर देता हूँ और उसका अंडर रूट कर देता हूँ, तो ये स्टैंडर्ड डेविएशन हो जाएगा। और वेरिएंस निकालना है तो इसका वेरिएंस कर दो, वेरिएंस करोगे तो क्या होगा, स्टैंडर्ड डेविएशन हट जाएगा, सिग्मा ऑफ एक्स माइनस एक्स बार स्क्वायर डिवाइडेड बाई n, ये इसका वेरिएंस है। तो ये हमारे कैश फ्लो का वेरिएंस है, कहने का मतलब ये हुआ। ठीक है, और अब रह गया आई। आई क्या है, आई है इंटरेस्ट रेट। ठीक है, पर रुपी। ठीक है, यहां तक तो बाउमोल वाली है, ध्यान रखना चेंज का है। वहां क्या थी, बाउमोल में इंटरेस्ट रेट पर रुपी पर प्लानिंग पीरियड, यहाँ है पर डे। ठीक है, मतलब ये समझो कि जैसे आपका 3 महीने का बजट था और लास्ट टाइम हमने जो एग्जांपल लिया था 20% पर एनम लिया था, तो पहले इसको पर रुपी बनाया तो 20 डिवाइड बाई 100 किया, यानी कि 0.2, 1 रुपए में 20 पैसे। ठीक है, और 3 महीने का अपना बजट था तो हमने 0.20 को, 3 महीने का था ना, तो गुना 3/12 करके कर दिया था 0.05, लास्ट हमने जो एग्जांपल लिया था उसमें। लेकिन यहाँ क्या करेंगे, यहाँ 0.20, ये तो हो गई 1 रुपए की
दर 1 साल की। अब मुझे पर डे चाहिए तो इसको डिवाइड करो 360 या 365 से, ठीक है। तो पर डे में लेनी है, तो इस तरह से आएगा। बाकी इसमें क्वेश्चंस कंप्यूट करने नहीं आते आपके लिए, ठीक है। जनरली जानकारी के लिए मैंने आपको जस्ट ये बता दी है। तो ये रिटर्न पॉइंट इस तरह से हम निकाल लेते हैं। उसके बाद तो आपका जो अपर लिमिट है, ठीक है, अपर लिमिट जनरली ली जाती है जो u इज इक्वल टू 3z, इसका 3 गुना अक्सर ली जाती है, ठीक है। और लोअर लिमिट डिपेंड करता है बिजनेस की रिक्वायरमेंट, बल्कि ये दोनों ही डिपेंड करता है, बिजनेस की अपनी रिक्वायरमेंट क्या है उस पर डिपेंड करता है, उसके हिसाब से निकाली जाती है। लेकिन ऐसा करने से हम बार बार ट्रांजेक्शन करने से बच जाते हैं और इस तरह से मिलर और मॉडल काम करता है, ठीक है। तो ये मॉडल्स तो मैं अभी यहाँ 2 ही करवा रहा हूँ, 2 मॉडल और भी मैंने आपको बताया था, ब्रैनेक और स्टोन के मॉडल, पर वो काफ़ी फिर एडवांस हो जाती हैं चीज़ें आपके लिए, तो ना हमें इतनी ज़रूरत है उसमें, ना आपका यहाँ सिलेबस है, तो वो फिलहाल मैं अभी नहीं करवा रहा हूँ। हाँ, कुछ चीज़ें रह गई थी जब मैं कैश मैनेजमेंट स्ट्रेटजीज करवा रहा था, तो उसमें एक चीज़ और थी कि जो हाउ टू डिले द कैश आउटफ्लोज, 2 बातें थी। एक तो स्पीड अप द कैश इनफ्लो, तो उसके 3 ट्रिक्स हमने समझी थी, लॉक बॉक्स सिस्टम, कॉन्सेंट्रेशन बैंकिंग, और एक ये था कि अपना इफेक्टिव कलेक्शन सिस्टम, कि डेटर से रिसीवेबल्स से जो कलेक्शन है वो टाइमली किस तरह से हम कलेक्ट करें, ठीक है। तो उसको तो हमने समझ लिया था। जिस दिन हम बात कर रहे थे डिलेइंग द पेमेंट ऑफ कैश डिसबर्समेंट, उस दिन थोड़ा सा नेटवर्क इशू हुआ था, तो उस वजह से कुछ चीज़ें रह गई थी, तो उसमें जो मैंने आपको बताई थी मैं एक बार वहीं से दोबारा शुरू करता हूँ, ठीक है। जो एक्सप्लेन हो चुकी है इसको एक्सप्लेन नहीं करेंगे। एक हमने पढ़ा था कि ऑल पेमेंट शुड बी मेड थ्रू चेक ओनली। दूसरा, यानी कि जो भी पेमेंट करो आप कैश में करने के बजाय चेक से करें, तो उससे आपको 2-3 दिन का जितना भी पीरियड मिलता है उतना आपको इंटरेस्ट का बेनिफिट मिलेगा, और वो छोटा छोटा इंटरेस्ट जुड़कर आपके लिए काफ़ी बड़ा रिटर्न बन जाता है। दूसरा, सेंट्रलाइज पेमेंट सिस्टम, सेंट्रलाइज्ड पेमेंट सिस्टम, कि जो भी पेमेंट है वो सेंट्रलाइज से हो, हेड ऑफिस से हो, ठीक है, एक ही जगह से हो, उससे भी ऑटोमेटिकली डिले होगी। तीसरा, मेक यूज ऑफ ग्रेस पीरियड एंड क्रेडिट पीरियड एंड ग्रेस पीरियड, ठीक है, ग्रेस पीरियड एंड क्रेडिट पीरियड, ठीक है। ये 3 हमने डिस्कस कर लिए थे। फोर्थ में उस टाइम नहीं करवा पाया था, नेटवर्क की वजह से एक्चुअली जो है वो रिकॉर्ड नहीं हो पाया था। फोर्थ है प्लेइंग फ्लोट्स, ठीक है, प्लेइंग फ्लोट्स, ये क्या है, इस पर कई बार शॉर्ट नोट भी आते हैं, 1-2 नंबर के क्वेश्चन में भी पूछा जाता है, फ्लोट्स का मतलब क्या है कैश मैनेजमेंट, ठीक है। तो अब जरा समझिए, मैं आपको बताता हूँ, उसमें ये पॉइंट्स उस टाइम डिस्कस करना रहेगा तो मैं इसको अब कवर कर रहा हूँ इसको। फ्लोट्स, अब देखो, मान लीजिए आज आपको पेमेंट करनी है और चेक देना है। आज आपका बैंक बैलेंस, ये आपका बैंक है, बैंक बैलेंस है आपका 20,000 रुपया, ठीक, ध्यान से समझना बात को। अच्छा, आपने कुछ एफडी कर रखी है, कुछ और इन्वेस्टमेंट कर रखे हैं, आपकी 15 लाख रुपए की एफडी है, या आपने और जो सिक्योरिटीज में इन्वेस्टमेंट कर रखा है, सिक्योरिटीज इन्वेस्टमेंट 10 लाख रुपए सिक्योरिटीज में इन्वेस्टमेंट करना है, ठीक है। अच्छा, ये है मिस्टर एक्स, आपके क्रेडिटर, इनको आज पेमेंट करने की ड्यू डेट आ रही है, तो आपको इन्हें पे करना है। पे कितना करना है? 1,50,000 रुपए की पेमेंट करनी है, ₹1,50,000 आज आपको देना है,
ठीक है, तो हमने बताया कि सारी पेमेंट भाई चेक से करो, तो आपने चेक काटा। अब नियम क्या कहता है? नियम तो ये कहता है कि भाई अगर आपके पास 20,000 रुपये का बैंक बैलेंस है तो आप 1,50,000 रुपये का चेक नहीं काट सकते हैं। ठीक है, अगर आपके पास बैलेंस है ही मात्र 20,000 रुपये का, तो आप 1,50,000 रुपये का चेक किस तरह से काट सकते हैं? नहीं काट सकते। तो ट्रेडिशनली आप चलते तो कैसे चलते, पहले वो समझते हैं, फिर मैं फ्लोट्स की बात करूंगा। तो ट्रेडिशनली आज आप ऐसे करते हैं कि अपनी या तो सिक्योरिटीज को बेचते या एफडी में से कुछ एफडी ब्रेक करते और वो पैसा यहाँ ट्रांसफर हो जाता। मान लो 1,30,000 रुपये आप यहाँ ट्रांसफर करते, फिर ये बैलेंस आ जाता आपके पास 1,50,000 रुपया, फिर आप चेक काटते। ठीक है, और वो चेक काट कर इसको दे देते मिस्टर एक्स को कि लो भैया आपकी पेमेंट। अब इसमें क्या हो रहा है? आपकी एफडी ब्रेक हो रही है, आपका ये नुकसान हो रहा है। ठीक है, वहीं पर दूसरा तरीका क्या हो सकता है जिसको हम फ्लोट्स बोलते हैं। फ्लोट्स में हम लोग क्या कर सकते हैं? फ्लोट्स के केस में हम ये कर सकते हैं, आपने ये अंदाजा लगाया कि भाई ये मिस्टर एक्स जो है इसको आज मैं चेक दूंगा। ठीक है, ऑन एन एवरेज जैसे कल ये लगाएगा तो इन जनरली लगभग कितने दिन के बाद ये पेमेंट करता है, मतलब ये पेमेंट जो कितने टाइम बाद रिलीज होती है, चेक पेमेंट के लिए कितने समय बाद प्रेजेंट होता है। मान लो आपको पता चला कि ये चेक 3 दिन बाद, आफ्टर 3 डेज, 3 दिन के बाद ये चेक प्रेजेंट होगा। तभी आपको एक चीज और पता चलता है कि एक मिस्टर बी है जो आपका क्रेडिट डेटर है, एक चेक उसने दिया हुआ है और वो चेक आपने प्रेजेंट किया हुआ है, लगाया हुआ है, वो चेक है 2 लाख रुपए का। ठीक है, और आपको उम्मीद है कि लगभग तीसरे दिन या 2 दिन के अंदर ये चेक पे इसकी पेमेंट आ जाएगी। ठीक है, तो आप क्या करेंगे? आप एफडी ब्रेक नहीं करते, आप वेट करते हैं। ठीक है, आज आपने चेक तो काट दिया 20,000 रुपये के बैलेंस पर ही आपने चेक काट दिया 1,50,000 रुपये का। ठीक है, और अब आपको पूरी उम्मीद है कि भाई ये 2 लाख रुपए 2 दिन के अंदर जमा हो जाएंगे यहाँ, और यहाँ से पेमेंट कर दूंगा फिर मैं 1 लाख। जब ये चेक जब तीसरे दिन प्रेजेंट होगा तो मैं इसकी पेमेंट कर दूंगा। तो क्रेडिटर को मैंने आज चेक दे दिया, पेमेंट 3 दिन बाद हो जाएगी, यहाँ से जो आएगा वो यहाँ चला जाएगा। तो फ्लोट का सिंपल सा मतलब है कि डेटर्स के रूप में, चेक के रूप में जो फंसी हुई राशि है उसका उपयोग लाना, ताकि हमें एफडी ब्रेक ना करनी पड़े, अपनी जो सिक्योरिटीज है उनको ना बेचना पड़े। लेकिन रिस्की है। ठीक है, यहाँ पहली बात श्योरिटी होनी चाहिए कि 2 लाख रुपए 3 दिन बाद आपके पास पहुंच ही जाएंगे। ये आपको बिल्कुल एस्टिमेट पक्का होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि अगर चेक, ये मिस्टर एक्स ने आज चेक लगा दिया पेमेंट के लिए और आज ही अगर डिसऑनर हो जाता है तो आपको पता है काफ़ी जो है सख्त रूल है उससे रिलेटेड। ठीक है, और उस केस में क्या होगा? 6 मंथ्स की सजा, 6 महीने की सजा हो सकती है, जेल हो सकती है आपको। ठीक है, तो इसलिए ये पहली बात तो ये कि आपको श्योरिटी होनी चाहिए। दूसरी बात कि बैंक के साथ एक अच्छी टर्म्स होनी चाहिए। बैंक जो है अपने कस्टमर्स के साथ जो है जनरली इस तरह का, जो जिनके साथ पुरानी टर्म्स है उनको फिर वो बता देते हैं कि भाई देखो चेक प्रेजेंट के लिए आया हुआ है और आपके बैंक में बैलेंस है नहीं, मात्र 20,000 रुपये है, तो अब आप इसमें फटाफट पैसा डालो नहीं तो चेक डिसऑनर हो जाएगा। ठीक है, तो उस केस में आपको फिर अपनी एफडी उस केस में ब्रेक करनी पड़ेगी, वो पैसा यहाँ ट्रांसफर करना पड़ेगा और उसके बाद आप यहाँ पे और पेमेंट कर देंगे। ठीक है, तो इस तरह से प्रोसेस चलता है, इसी को फ्लॉट्स बोलते हैं। ठीक है, बेनिफिट तो इसका ये है कि भाई आपको अपनी एफडी वगैरह ब्रेक नहीं करवानी पड़ती, ट्रांजेक्शन कॉस्ट से भी बच जाते हो, क्योंकि एफडी ब्रेक करवाओगे या सिक्योरिटी बेचोगे तो वहाँ ट्रांजेक्शन कॉस्ट लगेगी, तो वो कॉस्ट भी कम हो जाएगी। ठीक है, लेकिन दूसरी तरफ रिस्क यही है कि अगर उस केस में आपके पास जो आपने सोचा था उसके उस टाइम के हिसाब से अगर कैश बैलेंस आपके अकाउंट में नहीं पहुंचा तो उसके डिसऑनर होने का भी डर है। ठीक है, तो ये प्रॉब्लम यहाँ पर आपको फेस करनी पड़ सकती है, ये फ्लॉट्स है। और अब इसका कैश मैनेजमेंट का लास्ट एस्पेक्ट है मैनेजमेंट ऑफ मार्केटेबल सिक्योरिटीज। मैनेजमेंट ऑफ मार्केटेबल सिक्योरिटीज यानी कि इन्वेस्टमेंट ऑफ सरप्लस कैश।
कि जितनी आपको रिक्वायरमेंट है उससे ऊपर जो कैश आपको आपके पास पड़ा हुआ है उसको आप इन्वेस्ट करते हैं, ठीक है। सरप्लस कैश बैलेंस को आप इन्वेस्ट करते हैं, ठीक है। तो वो कहाँ इन्वेस्ट करते हैं? जनरली मार्केटेबल सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट करते हैं। तो एक मार्केटेबल सिक्योरिटीज का सिलेक्शन किस तरह से होना चाहिए, उसमें क्या क्या चीजें देखी जानी चाहिए? पहली चीज सेफ्टी। तो इन्वेस्टमेंट एक ऐसे अवेन्यू में करना चाहिए, ऐसी सिक्योरिटीज का सिलेक्शन करना चाहिए जहां आपका रुपया सेफ हो, ठीक है। अगर आप गैम्बलिंग से रिलेटेड, स्पेकुलेशन से रिलेटेड सिक्योरिटीज में लगाते हैं तो पैसा आपको डूब भी सकता है। तो पहली चीज सेफ्टी वहां जरूर देखी जानी चाहिए। दूसरा लिक्विडिटी। लिक्विडिटी का मतलब जब चाहे अगर जरूरत हो तब उसको आसानी से कैश में कन्वर्ट कर सके, ठीक है। ऐसा नहीं कि आप रुपया दें और वो रुपया देने के बाद जो फिर लंबे टाइम तक फंस जाए, पेमेंट जो है और उसकी मतलब कह लीजिए कि उसको कैश के रूप में कन्वर्ट ना करवाया जा सके। तो लिक्विडिटी उसमें जरूर होनी चाहिए। तीसरी बात मार्केटेबिलिटी। मार्केटेबिलिटी का मतलब उसके लिए मार्केट अवेलेबल होनी चाहिए जब आप बेचें उस सिक्योरिटी में। जैसे आपने शेयर मार्केट में ट्रेडिंग की तो आप ऐसी सिक्योरिटीज लें जिसकी ट्रेडिंग वहां हो रही है, जो शेयर मार्केट में लिस्टेड है, ताकि आसानी से आप उसको बेच सकें, ठीक है। टैक्सेबिलिटी। अगर टैक्स का आपको कोई बेनिफिट मिलता है, टैक्स का अगर कुछ एडवांटेज मिलता है तो आप उस सिक्योरिटीज को प्रेफरेंस देते हैं। जनरली टैक्सेबिलिटी जो है, टैक्स लायबिलिटी है, उसको भी ध्यान में रखा जाता है। और एक रिटर्न, रिटर्न्स कितना मिलेगा। कोई सिक्योरिटी अच्छा रिटर्न दे रही है, ठीक है, सेफ भी है, तो आप उस सिक्योरिटीज की तरफ जाएंगे। तो इस तरह से इन पहलुओं को ध्यान में रखकर आप एक अच्छी मार्केटेबल सिक्योरिटी का सिलेक्शन करते हैं और उसमें अपना जो सरप्लस कैश बैलेंस है उसको आप इन्वेस्ट करते हैं, ठीक है। तो इस तरह से ये कैश मैनेजमेंट के डिफरेंट एस्पेक्ट्स हैं जो हमने पढ़े, ठीक है, अलग अलग ग्रुप में। तो ये सारे कंप्लीट होते हैं। तो अब आप इसको एक बार अपनी तरफ से रिवाइज जरूर कर लीजिएगा, पढ़ लें, थोड़ी सी इसकी आप प्रैक्टिस कर लें, ठीक है।